जय श्री राम दोस्तों हम बात कर रहे थे आपसे राजस्थान के इतिहास के बारे में, और वो भी हम बात कर रहे हैं उसमें भी जो राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश में हमने काफ़ी बात कर ली है राजाओं के बारे में। बप्पा रावल के अलावा आपके हमीर, लाखा, मोकल, ठीक है, इनके अलावा आपके जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह के बाद हमीर, मोकल, इन सब की बात कर ली मैंने, लाखा की बात कर ली। आज हम बात करेंगे महाराणा कुंभा की। किसकी बात करेंगे? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा वो शासक जिसने क्या किया, मेवाड़ को एक भव्य कहें कि मेवाड़ को एक भव्यता प्रदान कर दी। काफ़ी सारे किले बनवा दिए। मेवाड़ में लगभग 32 दुर्गों का निर्माण अकेले आपके महाराणा कुंभा ने करवाया। तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ को क्या दिया? मेवाड़ को एक पहचान दे दी। मतलब मेवाड़ राजवंश ने अपने आप को स्वाभिमानी तो बना ही रखा था, अब इन्होंने उसको भव्यता प्रदान कर दी। क्या प्रदान कर दी? भव्यता प्रदान कर दी। तो आपका जो महाराणा कुंभा है ये मेवाड़ राज्य के क्या हुए? एक बहुत ही महान शासक हुए। तो दोस्तों जो आपके कुंभा थे, तो कुंभा ने क्या किया? देखिए कुंभा का टाइम पीरियड आपको सबको ध्यान होगा कि 1433 से लेके यानी 1433 से लेके 1468 के मध्य का क्या रहा? आपके महाराणा कुंभा का टाइम पीरियड रहा। तो कुंभा ने क्या किया? कुंभा ने आते ही जैसे उन्होंने शासन संभाला, राज्य की आंतरिक जो स्थिति थी, मतलब राज्य में जो सामंत थे उन सबको क्या है? सुदृढ़ किया। मतलब आंतरिक सामंतों को विद्रोह के मौके नहीं दिए, बल्कि सामंतों को क्या है? राज्य के प्रति वफादार बनाया। और इससे क्या होता है? देखिए आप अगर बाहरी दुश्मन जो होता है ना उसका हमें पता होता है, लेकिन जो आंतरिक दुश्मन होता है वो हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है। जैसे आज मान लीजिए आज के समय की अगर हम स्थिति को देखें तो हिंदुस्तान को पता है कि पाकिस्तान, चाइना जैसे कुछ कंट्रीज उसके विरुद्ध है, लेकिन अगर जैसे भारत के अंदर रह करके ही आप या मैं या कोई भी एनीबडी जो 135 करोड़ जनसंख्या में कोई भारतीय है, वो भारतीय अगर देश के खिलाफ अंदर ही अंदर देशद्रोह जैसी भावना लेके बैठा है ना, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि आपने ये कहानी भी सुनी होगी, एक ये लोकोक्ति या मुहावरा भी सुना होगा कि 1000 दुश्मनों से कहीं ज़्यादा खतरनाक वो एक दोस्त होता है जो दोस्त होने के बाद आपका दुश्मन बनता है। जो दोस्त होने के बाद आपका दुश्मन बनता है। तो क्या किया महाराणा कुंभा ने? जितने भी सामंत थे, ठिकानेदार थे, उन सबको अपने साथ क्या है? मजबूती से बांध लिया और राज्य की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। तो महाराणा कुंभा क्या थे? सिर्फ एक वीर पुरुष ही ना होकर के एक अच्छे राजा भी साबित हुए, एक अच्छे राजनीतिक भी साबित हुए। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं हम महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा। अब जो आपके महाराणा कुंभा है, कुंभा का टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया है 1433 से 68 का। मतलब 1433 में राजा बने, और राजा बनने के बाद इन्होंने सबसे पहला काम क्या है? आपके राज्य की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया, और साथ में इनका जो शक्ति केंद्र था, इन्होंने देखिए 2 शक्ति केंद्र बनाए। एक आपके चित्तौड़ के किले को शक्ति केंद्र बनाया, और दूसरा शक्ति केंद्र बनाया कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ है? आज के राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ है? आज के राजसमंद, या आप कहें कि मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा के बिल्कुल ऊपर स्थित, यानी मारवाड़ यानी आपका जो जोधपुर राज्य है उसकी सीमा, और राजसमंद और पाली के बीच में क्या है? आज के समय में देखिए कई सारे जिले बन गए हैं, तो उनके बीच में क्या आपका कुंभलगढ़ स्थित है। तो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर तो इन्होंने क्या है? चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को प्रमुख शक्ति केंद्र बनाया। कुंभलगढ़ को प्रमुख शक्ति केंद्र बनाया, प्रमुख शक्ति केंद्र बनाया। किसने बनाया? आपके महाराणा कुंभा ने। देखिए कुंभा है तो कुंभा कोई आम शासक नहीं है। आज जब हम कुंभा के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम जान पाएंगे कि कुंभा ने किस प्रकार के कार्य किए और कुंभा एक कितने महान शासक हुए। अब देखिए मेवाड़ में एक शिलालेख मिलता है आपके रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है? रणकपुर में कहाँ पे है? पाली में। तो रणकपुर के शिलालेख, रणकपुर शिलालेख मिलता है एक, उसमें क्या लिखा हुआ है? रणकपुर शिलालेख के अनुसार
रणकपुर शिलालेख के अनुसार, मतलब ये बात कहाँ लिखी हुई है, आपके रणकपुर के शिलालेख में लिखी हुई है कि आपके जो कुंभा हैं तो कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, नारायणा, गागरोन, अजयमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी और आबू पर क्या किया था, अधिकार किया था। तो ये कौन बता रहा है आपका, रणकपुर शिलालेख। क्या क्या बता रहा है आपके, सारंगपुर। देखिए कहां कहां की जगह बताता है आपके, सारंगपुर पर, सारंगपुर के अलावा आपके नागौर पर, नागौर, नारायणा, ठीक है, नारायणा के अलावा आपके गागरोन, सारंगपुर, नागौर, नारायणा, गागरोन, अजयमेरू, मंडोर, अजयमेरू, आज का क्या है, अजमेर है, उस समय अजयमेरू था ये, अजयमेरू, इसके अलावा आपके मंडोर, मंडोर के अलावा आपके इन्होंने मांडलगढ़, बूंदी और आबू पर क्या किया, अधिकार किया। मांडलगढ़, बूंदी व आबू पर अधिकार किया। किसने अधिकार किया, आपके महाराणा कुंभा ने। मतलब ये बात कहाँ लिखी हुई है, रणकपुर के शिलालेख में। और मैंने जब आपको भारतीय इतिहास पढ़ाया था तब भी एक बात बोली थी आपसे कि जो शिलालेखों पर आधारित होती है, यानी जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं। मतलब इन जगहों पर तो कुंभा ने अधिकार किया ही किया था। अब देखिए एक युद्ध लड़ते हैं कुंभा महमूद खिलजी के खिलाफ। कब लड़ते हैं, 1437 में। तो कहां होता है वो, सारंगपुर का युद्ध। कहां होता है दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध होता है। कब होता है, 1437 में। किसके खिलाफ लड़ते हैं महाराणा कुंभा, कुंभा लड़ते हैं महमूद खिलजी के खिलाफ। किसके खिलाफ, महमूद खिलजी के खिलाफ सारंगपुर का युद्ध लड़ते हैं महाराणा कुंभा। अब क्या करते हैं कि इस युद्ध में उन्होंने खिलजी की सेना को परास्त कर दिया और खिलजी को क्या करा है, बंदी बना लिया। क्या कर लिया दोस्तों, खिलजी को बंदी बना लिया। इस युद्ध के क्या क्या परिणाम रहे वो हम देख लेते हैं। खिलजी को बंदी बनाया, बंदी बनाया। दूसरा काम इन्होंने किया, कीर्ति स्तंभ का निर्माण, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। और ये जो कीर्ति स्तंभ है ना, इसको देखिए, इस पर क्या है, भारतीय जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनकी क्या है, अनेकों प्रतिमाएं, मतलब मूर्ति कला, इसके खंभों पर, इसकी दीवारों पर अनेकों मूर्तियां क्या है, गढ़ी गई हैं, नक्काशी की गई है। तो इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय, ये प्रश्न पूछा गया था एक बार सेकंड ग्रेड के पेपर में, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। वर्ष मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मित्रों, लेकिन यह प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं। अब देखिए, जो आपके अबुल फजल है ना, अबुल फजल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अकबरनामा। क्या लिखी थी, अकबरनामा। उस पुस्तक में उन्होंने इस बात का क्या है, वर्णन किया है कि सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया, उसे बंदी बनाया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का कीर्ति स्तंभ का क्या किया, निर्माण किया। कीर्ति स्तंभ का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो इस घटना का वर्णन, इस घटना का वर्णन किसने किया है, इस घटना का वर्णन अकबरनामा में, अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने। अकबरनामा में अबुल फजल ने किया है, अबुल फजल ने किया है।
कौन सी घटना? ये वाली घटना कि सारंगपुर में क्या हुआ, युद्ध हुआ और ऐसे ऐसे इसमें खिलजी को बंदी बनाया, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने लिखा है दोस्तों? आपके अकबरनामा में अबुल फजल ने। अब बात करेंगे हम इसके बाद की कि जैसे 1437 में तो आपके सारंगपुर का युद्ध हुआ और 1443 में जो था वो महमूद शाह, क्या है? महमूद शाह था, उसने आपके कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था और 1453 में आपके जो कुंभा इन्होंने मारवाड़ से क्या है, मंडोर को छीन लिया था। तो देखते हैं हम दोस्तों इसके बारे में। 1443 में आपके जो महमूद शाह हैं उन्होंने कुंभलगढ़ पर क्या है, आक्रमण किया। एक सेकंड दोस्तों, और ये महमूद शाह कहाँ के थे? ये थे आपके गुजरात के। कहाँ पे थे? गुजरात के। और गुजरात तो आपको पता है आपके राजस्थान के करीब है और मेवाड़ के तो बिल्कुल ही निकटवर्ती राज्य है। तो 1443 में महमूद शाह ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। और ये आक्रमण क्यों हुआ कि आपका एक जो क्षेत्र है नागौर, जिसे महाभारत में अहिच्छत्रपुर या अहिच्छत्रपुर भी कहा है, तो उस क्षेत्र पर अधिकार के लिए क्या है, आपके मेवाड़ और गुजरात में क्या हुई, जंग हुई, जिसमें कौन हारा? आपके गुजरात हारा। तो महमूद शाह ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। कारण क्या था इसका? नागौर पर अधिकार, कि अब नागौर पर अधिकार कौन करेगा के लिए मेवाड़ वर्सेस गुजरात का युद्ध, मेवाड़ वर्सेस गुजरात युद्ध हुआ। हारा कौन? गुजरात की क्या हुई? पराजय। मतलब कुंभा और महमूद शाह में युद्ध हुआ, हार गया कौन? आपके महमूद शाह हार गया। और नागौर पर किसका अधिकार हो गया? आपके मेवाड़ का अधिकार हो गया। इसी प्रकार 1453 में है तो इन्होंने क्या है, मारवाड़ से मंडोर को छीन लिया। किसने? कुंभा ने। 1453 में मारवाड़ से मंडोर को छीना, मारवाड़ से मंडोर को छीन लिया। किसने छीन लिया? आपके महाराणा कुंभा ने। और यहां पर जो संधि की इन्होंने और अपने पुत्र रायमल, महाराणा कुंभा के पुत्र का नाम क्या है? रायमल, उनका विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। छीन लिया और फिर संधि कर अपने पुत्र, अब ये रायमल कौन है? रायमल इनका पुत्र है, जो आपको सबको पता होगा कि जब इनका पुत्र उदा, महाराणा कुंभा को अंतिम समय में उन्माद रोग हुआ था, तो इनका पुत्र उदा इनकी हत्या कर देता है इनके अंतिम समय में 1468 में। तो उसके बाद उदा शासक बनता है, लेकिन उदा क्या होता है कि मेवाड़ की जनता में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं होता है। और उसके बाद आपके दादिमपुर का युद्ध होता है रायमल उदा में, फिर रायमल वो युद्ध जीतता है और अंत में शासक कौन बन जाता है? रायमल बन जाता है। वो बात की कहानी है। संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह, किसका दोस्तों? रायमल का विवाह किससे कर दिया? रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया, मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। देखिए इनसे पहले भी एक राजा हुए थे लक्ष्य सिंह राणा लाखा, जिनके लिए जब शादी का ऑफर आया उनके पुत्र के लिए तो उन्होंने तो शादी ही खुद की कर ली थी, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। अब देखिए कुंभा के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बाबर की जो आत्मकथा है ना, आपके बाबर की आत्मकथा, बाबर कौन था? मुगल शासक। बाबर की आत्मकथा, आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। और दोस्तों इस किताब के बारे में एक प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है कि ये किस भाषा में लिखी हुई है, तो ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है।
तुर्की भाषा में। और तुर्की भाषा में भी अगर कोई पूछ ले तो ये कौन सी में है, चगतई तुर्की भाषा में। मतलब या तो आपको तुर्की भाषा ऑप्शन देगा या फिर देगा चगतई तुर्की भाषा। तो उसमें क्या है लिखी हुई है, तो बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी में भी कुंभा का क्या है, उल्लेख मिलता है। क्योंकि अकबर के लिए जो अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल ने लिखा। देखिए बाबर तो पढ़ा लिखा था, अकबर अनपढ़ था, तो अकबर की जो पुस्तक है, तो अकबर के जीवन पे जो अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा, तो अकबरनामा में भी कुंभा का वर्णन है। ठीक है, क्योंकि अकबरनामा में कौन सी घटना है, सारंगपुर का युद्ध और कीर्ति स्तंभ के निर्माण की घटना। तो तुजु के बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है उसमें भी किसका उल्लेख है, में भी कुंभा का उल्लेख मिलता है। कुंभा का क्या मिलता है दोस्तों, उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपके 1451 में ही 1451 में आपके जो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान, इन दोनों के मध्य एक संधि हुई, चंपानेर की संधि। 1451 में मालवा के सुल्तान, देखिए यही महमूद खिलजी फिर से आएगा, महमूद खिलजी, मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान इन दोनों के मध्य क्या हुई, के मध्य एक संधि हुई दोस्तों। संधि का नाम क्या था, गुजरात के सुल्तान चंपानेर की संधि। क्या नाम था, चंपानेर की संधि। और इस संधि के साथ ही इन दोनों ने क्या किया, कुंभा पर आक्रमण कर दिया कि हम दोनों एक साथ होकर के कुंभा पर आक्रमण करेंगे। तो 1457 में कुंभा ने मालवा व गुजरात, मालवा व गुजरात की जॉइंट आर्मी यानी संयुक्त सेना को हराया था। संयुक्त सेना को हराया, किसने हराया, आपके महाराणा कुंभा ने। किसने हराया दोस्तों, महाराणा कुंभा ने। तो ये तो बातें हो गई, अब तक हमने कुंभा के राजनीतिक जीवन की तो बातें कर ली। अब बात करेंगे कि देखिए मेवाड़ पे आपके गुहिलों का राजवंश, और गुहिलों के बाद उन्हीं गुहिलों के सिसोदियों का राजवंश हो गया। उसमें भी राजा आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कुंभा को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है, क्योंकि कुंभा ने मेवाड़ को एक भव्यता प्रदान की। राजनीति तो हमेशा से थी, इन्होंने इसमें स्थापत्य भी क्या है डाला, इसीलिए कुंभा को मेवाड़ के स्थापत्य का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, जनक माना जाता है। तो अब बात करेंगे हम कुंभा के सांस्कृतिक उपलब्धियों की। देखिए आपके जो वीर विनोद एक पुस्तक है, उसके लेखक है श्यामल दास। क्या नाम है, श्यामल दास। तो वो कहते हैं कि मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग हैं, 84 दुर्ग। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का तो अकेले आपके महाराणा कुंभा ने ही क्या है निर्माण करवाया था। और ये जो आपका क्या नाम है कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये महाराणा कुंभा के स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। कुंभलगढ़ का दुर्ग, इसी के अंदर कुंभा का जो निवास स्थान है उसको कटारगढ़ कहा गया। काफी सारी चीजें जो हम देखेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों, महाराणा कुंभा के बारे में। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं आपके महाराणा कुंभा की। देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभा की बात करने से पहले मैं आपसे कह देना चाहूँगा कि कुंभा ने जो भी सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की है ना, उन उपलब्धियों पर ही सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी जो हम सेगमेंट पढ़ेंगे ना, उसको आप एक कहानी की बजाय फैक्ट्स के तौर पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कुंभा और कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों में पहला है कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण।
कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। ये बात कहाँ लिखी है? वीर विनोद में। कहाँ लिखी है दोस्तों? वीर विनोद में। लेखक कौन है? श्यामल दास। वीर विनोद का लेखक कौन है? श्यामल दास। कौन है? वीर विनोद का लेखक श्यामल दास। अब देखो इन्होंने ये करवाया ना, इसी कारण कुंभा को क्या कहा जाता है? आपके कुंभा को स्थापत्य कला का जनक। कुंभा को मेवाड़ में स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो कुंभा को स्थापत्य कला का जनक, कला का जनक कहा जाता है। मतलब प्रश्न पूछा था, कब पूछा था? सेकंड ग्रेड 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है साफ साफ कि स्थापत्य कला का, मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। किसको कहते हैं दोस्तों? महाराणा कुंभा को। अब आपके मारवाड़ देखो, इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया ना, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो अब इंपॉर्टेंट दुर्ग आपका मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पर स्थित, कहां पर स्थित है? मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग का क्या नाम है? कुंभलमेर या कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या नाम है? कुंभलगढ़ या आपके कुंभलमेर। कुंभलगढ़ या कुंभलमेर। अब देखिए, जो पहले यहां हम देखते हैं कि इस कुंभलगढ़ की ही बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ का जो निर्माण है वो तो महाराणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन इसका जो वास्तुशास्त्री था, शिल्पी था, वो कौन था? वो था मंडन। कौन था दोस्तों? मंडन क्या था? इसका शिल्पी था। तो शिल्पी कुंभलगढ़ का शिल्पी तो कौन हो गया? आपके मंडन हो गया। यानी जो एक मंडन है आपके वास्तुशास्त्री, तो उन्होंने क्या है? कुंभलगढ़ का निर्माण करा। अब इन मंडन ने कई पुस्तकें लिखी हैं। मंडन ने क्या है? कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? देवता मूर्ति प्रकरण। देखिए इनकी पुस्तकों का नाम भी हम देख लेते हैं। देवता मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, इसके अलावा प्रासाद मंडन, प्रासाद मंडन, ठीक है। उसके अलावा इनका है एक रूप मंडन, रूप मंडन, ये इन्हीं की लिखी हुई पुस्तकें हैं। और एक पुस्तक का नाम है वास्तु मंडन। क्या नाम है दोस्तों? वास्तु मंडन। अब ये जो मंडन है इनका भाई है एक। देखिए पहले इन मंडन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या थे? वास्तुशास्त्री थे, शिल्पी थे, आजकल के समय में हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट थे। क्या थे? आर्किटेक्ट, और गांव की भाषा में समझना चाहें तो मिस्त्री जी थे। ठीक है। अब इन्होंने क्या है? कुंभलगढ़ का निर्माण किया। इनका ही भाई है नाथा। भाई का नाम क्या है? नाथा। वो भी क्या है? शिल्पी ही था। भाई नाथा भी शिल्पी, और उसने भी एक पुस्तक लिखी है। नाथा ने भी क्या है? एक पुस्तक लिखी है, और पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? वास्तु मंजरी। क्या नाम है पुस्तक का? वास्तु मंजरी है। अब ये जो कुंभलगढ़ है, तो इस कुंभलगढ़ का निर्माण क्यों करवाया था? इनकी पत्नी है कुंभल देवी की स्मृति में। कुंभल देवी, और कुंभल देवी क्या है? कुंभा की क्या थी? पत्नी की स्मृति में। कुंभल देवी की स्मृति में इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक जगह है, वो है कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। इस दुर्ग में भी एक और दुर्ग है, उसका नाम है कटारगढ़। दुर्ग के अंदर भी स्थित दुर्ग है। और ये कटारगढ़ क्या था? आपके कुंभा का निवास स्थान था। क्या था दोस्तों? कुंभा का निवास स्थान। अब ये जो
कटारगढ़ है कुंभा का निवास स्थान है ना। इस कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने एक बात कही है। ये जो आपका कटारगढ़ देखिए, पहले बाहर की ओर एक पूरा बड़ा दुर्ग हो गया, उस दुर्ग में एक छोटा दुर्ग और है, उसका नाम है कटारगढ़। वैसे कुंभलगढ़ जो आपका दुर्ग है ना दोस्तों, इसकी जो दीवार है वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। सबसे लंबी दीवार कौन सी है? आपके चाइना की दीवार। तो इस कुंभलगढ़ की जो दीवार है लगभग कितनी है? 36 किलोमीटर दीवार, यानी इसकी जो प्राचीर है कितनी है? 36 किलोमीटर। अब मैं बात कर रहा हूं कटारगढ़। तो कटारगढ़ के बारे में आपके अबुल फजल ने एक बात कही है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि देखिए, इसको ऐसे देखना पड़ता है और ऐसे देखते देखते मतलब इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि अगर आपके सर पे कैप यानी पहले जो पगड़ी होती थी, पगड़ी है तो वो भी ऐसे कैसे पीछे गिर जाएगी। पगड़ी क्या है? पीछे गिर जाएगी। तो ये किसने कहा? अबुल फजल ने कहा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है, इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर देखने पर पगड़ी भी सिर से गिर जाती है। किसने कहा है? आपके अबुल, सिर से गिर जाती है। अबुल फजल, और अबुल फजल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसने अकबरनामा लिखी थी, अकबरनामा लिखी थी इसने। तो ये तो बात हो गई आपके क्या नाम है? कुंभलगढ़ दुर्ग की। अब बात करेंगे हम अचलगढ़ दुर्ग की। तो दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट ले हो तो ले लो एक। अचलगढ़ जो है वो किसने बनवाया था? वो भी आपके कुंभा ने ही बनवाया था। कुंभा से पहले अचलगढ़ जो था, मतलब आज जो अचलगढ़ है ना, वहां पर परमाणु ने भी क्या है? दुर्ग बनवाए थे। उन्हीं दुर्ग के अवशेषों पर, यानी जो कुछ थोड़ा बहुत उसमें बचा हुआ था, उसी पर इसने अचलगढ़ का क्या है? निर्माण करवा दिया। किसने? आपके महाराणा कुंभा ने। और ये कहां पे है? आबू पर्वतमाला में। कहां पे है दोस्तों? आबू पर्वतमाला में, यानी माउंट आबू वाला जो आपका ये आबू पर्वतमाला है ना कंप्लीट, उसी में क्या है? इन्होंने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? आपके महाराणा कुंभा ने। और यह प्रश्न आपके आरएएस के पेपर में भी पूछा गया था कि अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो आरएएस के पेपर में आया था ये अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग कहां करवाया? आबू पर्वतमाला पर। आबू पर्वतमाला, और आबू पर्वतमाला में भी किस पर? परमाणु द्वारा निर्मित दुर्गों के अवशेष पर। दुर्गों के अवशेष पर किसने करवाया? आपके महाराणा कुंभा ने। अब इनको सुझाव किसने दिया था? तो रणमल के सुझाव पर, रणमल के सुझाव पर। और ये प्रश्न रणमल के सुझाव का नहीं, अचलगढ़ दुर्ग का ही प्रश्न पूछा गया आपके आरएएस 2010 में। कब पूछा गया है दोस्तों? आरएएस 2010 में पूछा गया है। तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आपके महाराणा कुंभा ने। अब देखिए, कुंभा ने सिर्फ और सिर्फ दुर्गों का ही निर्माण नहीं करवाया, कुंभा ने अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया। क्या किया? मंदिरों का भी निर्माण करवाया। तो कहां कहां? तो चित्तौड़ में देखिए इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए। चित्तौड़ में कुंभ स्वामी एक मंदिर तो क्या बनवाया? कुंभ स्वामी का। एक बनवाया श्रृंगार चौरी का मंदिर। ये तो कहां बनवाए? आपके चित्तौड़ में बनवाए। किसने? कुंभा ने। इसके अलावा एकलिंग जी जो है, तो एकलिंग जी के मंदिर में ही एक मीरा मंदिर भी बनवाया। तो एकलिंग जी जगह है ना, एकलिंग जी जहाँ पे मंदिर है भगवान का, शिव शंकर जी का, जो एकलिंग जी को क्या कहते हैं? ये मेवाड़ का शासक बताते हैं। और स्वयं को क्या कहते हैं? कि हम तो इनके दीवान हैं। तो एकलिंग जी स्थान है, वहां पर एकलिंग जी में मीरा का मंदिर,
मीरा का मंदिर। इसके अलावा रणकपुर में, इन्हीं के समय में रणकपुर में जैन मंदिर बने, और ये किसने बनवाए? धनी शाह ने। किसने बनवाए? धनी शाह ने। तो रणकपुर में जैन मंदिर, रणकपुर में जैन मंदिर, और ये किसने बनवाए थे? जैन श्रेष्ठी या व्यापारी, जैन श्रेष्ठी या व्यापारी। देखिए पहले व्यापारियों को श्रेष्ठी भी कहा जाता था। जैन श्रेष्ठी या व्यापारी धरणक शाह ने, धरणक शाह ने। अब ये जो आपके क्या नाम है, ये जो मंदिर है ना रणकपुर के जैन मंदिर, ये इसमें कितने खंबे हैं? 1444 खंबे। देखिए इसकी ये पहचान है कि इसमें कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1439 में। 1439 में क्या है, इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। अब ये रणकपुर के जैन मंदिर है ना, ये अपनी विशालता और भव्यता के लिए क्या है दोस्तों? बहुत ही प्रसिद्ध है। ये अपनी विशालता और भव्यता के लिए क्या है? बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपके इन्होंने कैलाश जी में एक विष्णु मंदिर बनवाया। कैलाश जी में विष्णु मंदिर। देखिए कुंभा की ये सारी क्या है? स्थापत्य कला की विशेषताएं कि इन्होंने कैलाश जी में क्या बनवाया? विष्णु मंदिर। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में। कुशाल माता का मंदिर कहाँ बनवाया? बदनौर भीलवाड़ा में। कुशाल माता का मंदिर, और वो कहाँ है? बदनौर में, बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर भीलवाड़ा में क्या बनवाया? कुशाल माता का मंदिर। अब ये तो हो गई इनकी मंदिर की बात। अब इसके अलावा देखिए जो इनके समय में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रचना की गई थी ना, वो की थी किसने? कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश ने। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ पर क्या है? एक प्रशस्ति लेख लिखवाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के अलावा एहोल प्रशस्ति। तो ऐसी जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी, तो वो जो आपके प्रशस्तियां थी, वैसे ही एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या अभिलेख है। तो ये किसने लिखा? कवि अत्रि व उसके पुत्र महेश ने, उसके पुत्र महेश ने। महेश ने क्या है? ये लिखा था। अब बात करेंगे हम कि इनके समय में एक एकलिंग महात्म की रचना हुई थी। कुंभा के समय में क्या हुई थी? एकलिंग महात्म की रचना, और वो किसने की थी? कान्ह व्यास ने। किसने की थी? कान्ह व्यास ने। तो उससे पता चलता है कि कुंभा जो थे वो क्या थे? वेद, मीमांसा, उपनिषद आदि के क्या थे? ज्ञाता थे। तो लिखते हैं एक बार हम उसको कि कान्ह व्यास द्वारा जो रचित है, रचित भी क्या है आपके? एकलिंग महात्म। उसमें बताते हैं कि कुंभा क्या है आपके? वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, इन सबके क्या हैं? ज्ञाता हैं, और इन पर इन्होंने क्या है? टीकाएं भी लिखी हैं। तो अभी देख लेते हैं हम। कुंभा ने पहले तो ये देखते हैं कि एकलिंग महात्म, एकलिंग महात्म किसने लिखा है? कान्ह व्यास ने। कान्ह व्यास ने क्या लिखा दोस्तों? एकलिंग महात्म लिखा है कान्ह व्यास ने। अब ये क्या बताता है? इसके माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है या ये बताता है कि कुंभा वेद, स्मृति, उपनिषद, ठीक है, इसके अलावा मीमांसा, मीमांसा जानते हो ना आपके, जो मीमांसा दर्शन है जिसके प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी थे। उसके अलावा व्याकरण एवं संगीत, व्याकरण एवं संगीत एवं राजनीति, व्याकरण, राजनीति व संगीत में, सॉरी, व्याकरण व राजनीति। देखिए यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक में एकलिंग महात्म्य में सिर्फ ये पता चलता है कि
कुंभा वेद, स्मृति, उपनिषद, मीमांसा, व्याकरण व राजनीति में रुचि रखता था। इसके अलावा कुंभा क्या है, एक कुशल वीणा वादक था और संगीत में भी रुचि रखता था, वो हम आगे देखेंगे, रुचि रखता था। अब महात्मा कुंभा ने जो है कई सारे वो लिखे हैं ग्रंथ, जिनमें इन्होंने कुंभा ने सुधा प्रबंध या आपके इसको सूड प्रबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूड प्रबंध। इसके अलावा आपके संगीत मीमांसा, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने संगीत राज, कामराज, रतिसार, कई सारे ग्रंथ लिखे। कामराज, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने रतिसार आदि ग्रंथों की क्या है, रचना की। आदि ग्रंथों की रचना की किसने की? कुंभा ने। आदि ग्रंथों की रचना किसने की? कुंभा ने। मतलब इन्होंने लिखा सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत राज, कामराज, रतिसार आदि ग्रंथों की क्या है, रचना की। इसके अलावा इन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी, उसका नाम था रसिक प्रिया। तो गीत गोविंद पर टीका, और गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। गीत गोविंद किसने लिखी है दोस्तों? जयदेव ने। अब जयदेव किसका दरबारी कवि था? तो ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का क्या है, दरबारी कवि था। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। तो गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका, रसिक प्रिया नामक क्या है, टीका। गीत गोविंद पर टीका लिखी रसिक प्रिया। इसके अलावा चंडी शतक की व्याख्या, चंडी शतक की क्या की इन्होंने, व्याख्या की। देखिए इन्होंने कई सारी रचनाएं की, चंडी शतक की व्याख्या की, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। एक और पुस्तक है संगीत रत्नाकर, उस पुस्तक पर भी क्या लिखी, टीका लिखी, टीका लिखी। तो ये तो बात किसकी हो गई, आपके कुंभा की रचनाओं की बात हो गई। अब देखिए कुंभा ने क्या है दोस्तों, कई सारी उपाधियां ली थी। कुंभा ने क्या है, बहुत सारी उपाधियां ली थी। तो इन्होंने अभिनव भट्टाचार्य, शैल गुरु, छाल गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने हिंदू सुल्तान, दान गुरु, राय रासो, ये सब उपाधियां ली थी। तो इन उपाधियों के लिए हम देख लेते हैं कि ये उपाधियां किस किस ने इनको दी थी। तो कुंभा की उपाधियां और इन उपाधियों का अर्थ या इन उपाधियों को देने वाले लोग, ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों कुंभा की उपाधियां, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं। तो हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं, आपके महाराणा कुंभा को कहते हैं। और हिंदुआ सूरज की उपाधि किसकी है, ये तो मेवाड़ के शासकों की ही उपाधि है। हिंदुआ सूरज का किसकी उपाधि है, मेवाड़ के सभी शासकों की उपाधि है। तो अभी हम देख लेते हैं यहां पर कुंभा की उपाधियां और उपाधियों के अर्थ, ठीक है। तो अब देखते हैं पहली उपाधि क्या है, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य क्या है, कुंभा की उपाधि है। तो ये उपाधि का क्या नाम होगा कि ये संगीत ग्रंथों के क्या हैं, रचयिता होने के कारण इनको मिली। संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण, रचयिता होने के कारण इनको क्या है, ये उपाधि मिली अभिनव भट्टाचार्य की। और इनके जो संगीत गुरु थे ना, वो कौन थे, संगीत गुरु कौन थे इनके, वो थे आपके सारंग व्यास। क्या नाम है दोस्तों, सारंग व्यास कुंभा के क्या हैं, संगीत गुरु है। इसके अलावा इनकी दूसरी उपाधि है हाल गुरु या शैल गुरु। तो ये किस लिए है,
पहाड़ी दुर्गों का विजेता। इसका अर्थ ही क्या है? पहाड़ी दुर्गों का विजेता। दूसरा अर्थ इसका क्या है? अस्त्र शस्त्र के प्रयोग का ज्ञाता। प्रयोग का ज्ञाता। देखिए इनकी ये उपाधियां हैं। अब उपाधियां ऐसे ही थोड़ी मिली हैं, तो उपाधियों के पीछे भी इनका कुछ ना कुछ अर्थ है, तो वो हम देख रहे हैं। छाप गुरु, छाप गुरु क्यों मिली इनको? वही शिवाजी वाली छापा मार युद्ध पद्धति, छापा मार युद्ध पद्धति के कारण, छापा मार युद्ध पद्धति के कारण। इसके अलावा हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान किसने दी? मुस्लिम शासकों ने दी। किसने दी दोस्तों? मुस्लिम शासकों द्वारा। मुस्लिम शासक क्या कहते थे कि हिंदुओं के क्या हैं? सुल्तान है, सबसे बड़े राजा हैं। मुस्लिम शासकों के द्वारा, मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई इनको। इसके अलावा है एक दानगुरु। क्या है उपाधि इनकी? दानगुरु। दानगुरु क्यों है? दानी होने के कारण, दानी शासक होने के कारण। क्या हो गई? दानगुरु। इसके अलावा राय राणा। क्या है? राय राणा, राणे रासो या राय रासो, राय रासो, राणे रासो या फिर राय राणा, राय राणा। तो ये सारी उपाधियां इनको क्यों मिली है? ये है विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण, विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण, होने के कारण किसको मिली है? आपके कुंभा को। इसके अलावा एक उपाधि है इनकी अश्वपति, कुशल घुड़सवार के कारण, कुशल घुड़सवार। और एक है इनका, एक और उपाधि है इनकी नरपति। क्या है उपाधि? नरपति। यहां लिख रहा हूं मैं इसको, जो एक उपाधि है। उपाधि क्या है दोस्तों? उपाधि है एक और इनकी नरपति भी। क्या है? नरपति। और नरपति जो है वो क्यों है? मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण, मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण। अब देखिए आपके जो महाराणा कुंभा है ना, तो कुंभा को ये सारी उपाधियां मिली। तो उपाधियां आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। अभिनव भट्टाचार्य की संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं। संगीत मैंने आपको दिखाया था अभी, संगीत मीमांसा, संगीत सार, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी। हाल गुरु, शैल गुरु, क्योंकि ये पहाड़ी दुर्गों के क्या है? विजेता हैं, इसलिए इनको मिली। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि और क्या है आपके? छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति के कारण है। इसके अलावा आपके हिंदू सुल्तान है, दान गुरु हैं, राय रासो, राणे रासो हैं, और अश्वपति, और क्या नाम है? नरपति। क्या नाम है दोस्तों? अश्वपति और नरपति। तो वो क्यों मिली है आपके इनको? ये मिली है इनको श्रेष्ठ मनुष्य होने के कारण। किसको मिली है? आपके महाराणा कुंभा को मिली है। किसको मिली है दोस्तों? महाराणा कुंभा को मिली है। अब ये सब बातें हमने कर ली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो दरबार था, इनका जो आश्रय था, उसमें जैन विद्वानों को भी क्या है? आश्रय मिला था। क्या है? जैन विद्वानों को आश्रय मिला था। तो इनके दरबार के जैन विद्वान, वो भी हम देख लेते हैं ना, कौन कौन से जैन विद्वान हैं इनके दरबार के। तो एक तो है आपके सोम सुंदर, मुनि सुंदर, ठीक है, भुवन सुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव, ये सब क्या है? ये इनके दरबार के जैन विद्वान हैं। तो एक बार देख लेते हैं इनके दरबार में कौन कौन से जैन विद्वान हैं। जैन विद्वान, अब जैन विद्वान कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है सोम सुंदर, मुनि सुंदर, सोम सुंदर, मुनि
सुंदर, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, भुवन सुंदर, भुवन सुंदर, जयचंद सूरी, जयचंद सूरी हो गया, और एक का क्या नाम हो गया, सोमदेव। क्या हो गया दोस्तों, सोमदेव। तो इनके समय में कौन कौन से जैन विद्वान हैं, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, भवन सुंदर, जयचंद सूरी और सोमदेव। ये इनके दरबार के क्या हैं, जैन विद्वान हैं। अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अंतिम दिनों में कुंभा को हो गया उन्माद रोग। क्या हो गया, उन्माद रोग, यानी थोड़े से क्या हुए, पागलपन के शिकार हुए। तो कुंभा को अंतिम दिनों में उन्माद रोग के कारण, अंतिम दिनों में उन्माद रोग हुआ, उन्माद रोग हुआ। क्या हुआ, उन्माद रोग हुआ। इसी उन्माद रोग के चलते 1468 में ऊदा ने इनकी हत्या कर दी। ऊदा ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। ऊदा को मेवाड़ में क्या कहा जाता है, पितृहंता शासक। क्या कहा जाता है दोस्तों, पितृहंता शासक, इसको ऊदा को। अब देखिए ऊदा ने कर दी ना, फिर वो क्या बन गया 1468 में, ऊदा मेवाड़ का शासक। 1468 ऊदा शासक बन गया, शासक बना। लेकिन पिता की हत्या के कारण ये क्या था, अलोकप्रिय रहा। पिता की हत्या के कारण अलोकप्रिय, क्या रहा दोस्तों, अलोकप्रिय रहा। अब क्या होता है कि ऊदा का भाई है एक रायमल। क्या नाम है, ऊदा का भाई है रायमल। तो ऊदा के भाई रायमल ने इसके भाई, किसका पुत्र है, कुंभा का, क्योंकि कुंभा ने मारवाड़ से जब मंडोर को छीना था ना 1453 में, उसी समय एक संधि के तहत रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से करवाया भी था। तो इसके भाई रायमल ने दादिमपुर के युद्ध में इसको हराया। दादिमपुर के युद्ध में इसे हराया, युद्ध में इसे हराया। और हराने के बाद रायमल क्या बन गया, अब शासक। तो रायमल कब से कब तक शासक रहता है वो हम देख लेते हैं। तो रायमल बना आपके 1473 से 1509 तक। 1473 से 1509 तक क्या रहा, शासक रहा। कौन रहा आपका, रायमल शासक रहा। अब रायमल ने जो जो कार्य किए वो देख लेते हैं। चित्तौड़ में क्या बनवाया, अद्भुत जी का मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर। और रायमल की पत्नी जो है उसने घोसुंडी की बावड़ी बनाई। इसकी पत्नी श्रृंगार देवी ने क्या बनवाई, घोसुंडी की बावड़ी, घोसुंडी की बावड़ी। और वह वो भी कहाँ बनवाई, आपके चित्तौड़ में ही बनवाई। कहाँ बनवाई दोस्तों, चित्तौड़ में का निर्माण। ये बातें हुई रायमल की। किसकी बातें हुई, आपके महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल की। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कुंभा ने अपने जीवन में कौन कौन सी राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त की, कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त की, उनकी हमने सारी की सारी क्या है उपाधियों के बारे में भी जाना, उन उपाधियों का अर्थ भी जाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर अवश्य करना दोस्तों, ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। तो दोस्तों आप घर पे रहिए और हमारे चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और घर पर रह करके अपनी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।